ट्रीटमेंट बदल जाता है। जब ट्रीटमेंट बदलता है उसका, तो जो बीए में पढ़ा तुमने, जो एमए प्रीवियस फाइनल में पढ़ा, उसको पढ़ाने का हमारा तरीका अलग होता है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर जब बैठे हो तो उसी तरीके से उसको पढ़ने पढ़ाने की कोशिश मत करो। दूसरे जब फंस ही गए हो 6 महीने पढ़ना ही है, तो इस 6 महीने का कुछ उपयोग कर लो। ऐसा ना करो कि ये 6 महीने जाया हो। तो जैसे हमको तुम्हें कोर सोशियोलॉजी के लिए कहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो सब मेथोडोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है। तो ये एक जानने का समझने की जरूरत है कि हमको मेथोडोलॉजी में कोर थ्योरी क्यों पढ़नी है। और उसके पहले सबसे जरूरी समझने की बात है, इम्तहान में क्या लिखते हो वो हम अभी बातें नहीं कर रहे हैं, उसमें वो लिखना नहीं कि मेथोडोलॉजी होता क्या और क्यों 6 महीने पढ़ी जानी चाहिए। यदि हमारा मानना है कि ये जो तरीका है इसमें बहुत से संशोधन की जरूरत है, लेकिन फिर भी मेथोडोलॉजी क्या होता है, चूंकि तुम लोग 2 बार इसको पढ़ चुके हो, तो हमको कोई एक आदमी इसको डिफाइन करके बताएगा कि मेथोडोलॉजी का मतलब क्या, पद्धति शास्त्र। कोशिश करो, अगर थोड़ा भी दिमाग में आता है उसको बोलो। भी ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए हमें जवाब आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम सबसे जरूरी बात होती है कि हमें सवाल आते हैं कि नहीं आते। सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब दिमाग में सवाल ना होते। ये हमें एक बैरियर है पढ़ाई का कि इसके आगे एकदम खतरे की जगह है, सवाल उठते रहे, जवाब मिले अंदर। एक बार सुकरात से लोगों ने पूछा कि तुम तो बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञानी तो था ही बात नहीं, हम जितने ही अज्ञानी है जितने एथेंस के बाकी लोग, बोला फिर इतना नाम क्यों है। तो कहता है बस फर्क ये है कि हमको अपने अज्ञान का बोध है, न जाने और ये भी न मालूम हो कि नहीं जानते हैं, तब मंडल लगता है। हम अभी इस पर जा भी नहीं रहे कि मेथोडोलॉजी कोई तुम्हें डेफिनेशन याद हो तो बता दो, लेकिन कभी कभी ये सोचना चाहिए कि मेथोडोलॉजी और टेक्निक में फर्क क्या है, मेथड और मेथोडोलॉजी में फर्क क्या है। मालूम है या ना मालूम हो, दिमाग में सवाल तो होना चाहिए। जो मेथोडोलॉजी पढ़ाने है उससे पूछो क्या है। टूल्स अलग चीज है, टेक्निक अलग चीज है, मेथड अलग चीज है। मेथोडोलॉजी अगर उसमें जब मेथड के साथ मेथोडोलॉजी कर रहा है तो उसमें कहीं कोई माइन्यूट डिफरेंस होगा। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हमको इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। तुम चीज़ की क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, आगे बढ़े उसको तार करते हो, एनालिसिस का मतलब ये कुछ सुन लिया कुछ लिख दिया, तो अब ये तो अपना पढ़ते रहना, तो फिर ना समझ में आए तो फिर तुम्हें पूछना। असल बात जो हम तुमसे कह रहे हैं कि जब हम मेथोडोलॉजी के डिस्कशन शुरू करते हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पर्सपेक्टिव। मेथोडोलॉजी से कुछ डिफरेंट होगा ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये तो अभी तुम्हारे काम की बात होती है कि मान लो कि बिना पर्सपेक्टिव में मेथोडोलॉजी नहीं होती। असल कहानी वही है। इटसेल्फ जो तुम्हारा डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी की बात नहीं है, जो भी ह्यूमैनिटीज है वो पर्टिकुलरली सोशल साइंस है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बेसिकली पर्सपेक्टिव। ये तो तुम्हें बचपन से ही पढ़ाया गया ना कि तुम्हें कंटेंट से मतलब नहीं है, आपके तरीका कैसा है चीज को रिएक्ट करने को, उससे नेचर तय होता है आपके डिसिप्लिन का। तो हम लोग जिन चीज़ों को पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हीं को साइकोलॉजी वाला पढ़ता है, उन्हीं को पॉलिटिकल साइंस वाला भी पढ़ रहा होता है, उसी को इकोनॉमिक्स वाला भी पढ़ रहा होता है, और दूसरे तमाम से जो डिसिप्लिन है, जो ऑफशूट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, उनमें भी उसी वस्तु का अध्ययन हो रहा होता है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी, एक खास तरीके से दुनिया को देखने का तरीका। हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इस पर्सपेक्टिव की खासियत क्या है और उसकी ज़रूरत क्या पड़े। वो जब हमको बात समझ में आती तब हमें समझ में आना शुरू होता है कि एक्चुअली ये जो ब्रांच है, जो डिसिप्लिन है, इसकी ज़रूरत क्या पड़े। उसी से हमको रिलेट करना चाहिए कहीं पे कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है। अगर ज़रूरी नहीं है तो उस रिसर्च को करने का क्या ज़रूरी का मतलब उसमें तुमसे एक चीज़ लिखवाता है कि
जो ज्ञान का भंडार है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारा काम। तो कैसे करेगा तो तुमको बताना पड़ेगा। तो तुम्हारे सामने कहीं तो तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, जो कि उसी डोमेन में होगा जो ओवरऑल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अब जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम हार्ड लाइंस के साथ डिफाइन कर दें, अभी तुम्हें बता दें कि ये है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसमें भी तमाम सारे वाद हैं, विवाद हैं, लेकिन इवोल्यूशन है ना सब्जेक्ट का, इस्टेब्लिश तो किया नहीं जाता है। जने जने उसका विकास होता है, एक शाखा इधर जाती है, एक शाखा उधर जाती है। तो जो दाहिने जा रहा है उसकी पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, तो बाएं जा रहा है उसका कहीं पे जड़ में दोनों एक जगह से निकले होंगे, लेकिन अल्टीमेटली दाएं बाएं ऊपर नीचे तरह तरह की जो शाखाएं जा रही, तो आपको अगर उनके बारे में इस लिहाज से ज्ञान नहीं है कि इन शाखाओं का अंतर संबंध क्या है और इन शाखाओं का विरोधाभास क्या है, जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, तो आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे इवॉल्व करोगे। अगर नहीं करोगे तो तुमको अंत तक पता ही वास्तव में नहीं लगेगा कि हम क्या लिख रहे हैं। दूसरे जो एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के यहाँ रिसर्च में होती है आमतौर पे, शायद तुम्हारे साथ भी होगी, उसमें अक्सर सुपरवाइजर भी मदद नहीं करते क्योंकि बड़ी मेहनत पड़ती है उसके लिए मदद करते। सर्वे और रिसर्च एक चीज नहीं। सोशियोलॉजी के क्या एम्पिरिकल स्टडी में हमने ज्यादातर हम लोग सर्वे करा के काम खत्म कर देते हैं। मजदूरों की स्थिति, विधवाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, क्या किया बोले क्वेश्चन बनाया है, एक सैंपल सही या गलत कुछ गढ़ा, उसके बाद 150 आदमी से करी बात या ना करी, ये तो एक अलग बात है, मान लो कर देंगे। आपके पास ढेर सारा प्राइमरी डेटा इकट्ठा हो गया, उसके आपने टेबल बना लिए, उसमें आपने स्टेटिस्टिक्स अप्लाई कर दी, उसके बाद आपने कुछ बात वहाँ पे बता दी कि इस स्टेटिस्टिक्स से ये निष्कर्ष निकला है महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, बेचारी बहुत पीटी जाती है, ये होता है होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। फिर हुआ क्या? उसमें रिसर्च काम पे सर्वे तो हो गया, अब ये सर्वे रिसर्च में कन्वर्ट कैसे हो गया बताओ कैसे? थियरी जुड़ जाएगी, हाँ जब थियरी जुड़ जाएगी इसके साथ। हाँ हाइपोथेसिस जो होता है उसको प्रैक्टिकली क्या है कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो और अपनी स्टैटिस्टिक्स से कह देते हो कि ये या तो प्रूव हुई या तो प्रूव नहीं हुई, और 100 में 99.5 बार आप कह देते हो कि प्रूव हो गई। ये भी चलन है, नहीं प्रूव हो रही होगी तो डेटा इधर उधर कर दो, ये होता है। लेकिन फिर वही ये हुआ सर, वो बात जो कह रहा है ठीक कह रहा है भाई, रिसर्च का मतलब उसमें कुछ थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन, एप्लीकेशन और कंक्लूजन होना चाहिए कि जो मतलब ये मत सोचो कि कोई आप फंक्शनलिज्म को बदल के रख दो, लेकिन कहीं पे जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं जो कि कुछ डेटा बेस्ड है, कुछ डेटा बेस्ड नहीं है, उसको आप जब तक कहीं पे टेस्ट नहीं करोगे, और वो तब हो पाएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, बाकी आप थ्योरेटिकल एप्लीकेशन कैसे करोगे। तो डिफरेंट एक्चुअली हुआ क्या है, जो तमाम सारी थ्योरीज जिनको हम लोग उनको क्या करते हैं टुकड़े पे पढ़ा देते हैं। बोले शुरू हुआ, बोले चलो हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट पढ़ो, कॉम्प ने क्या कहा, तुमने 3 थ्योरी कॉम्प की पढ़ ली, फिर बोले कॉम्प के बाद नंबर किसका है, तो चैप्टर देखा तो उसमें दुर्गिन था, तो बोले दुर्गिन ने क्या कहा, तो बोले आत्महत्या का सिद्धांत बताया, ये बताया, वो बताया, आपने 3-4 उसके वो पढ़ ली, बोले अब किसका है नंबर, हो गया मार्क्स। बेसिक सवाल ये नहीं, बेसिक सवाल ये है कि आप मार्क्स को एक सोशियोलॉजिस्ट क्यों गिनते हो, क्यों आपके सिलेबस में इंक्लूड है, और मार्क्स ही नहीं, जैसे आप मोटे तौर पे कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो तो बोले कौन आया, दुर्गिन आए, मार्क्स आया, वेदर, चलते चलते आप क्लासिकल थॉट में 5 साल तक आ सकते हो। एक 8 नाम है जो कि जरूर पढ़ाए जाएंगे, वही क्यों, क्या वेबर सोशियोलॉजिस्ट था? कैसे, वो तो इकोनॉमिक्स वाला कहता है ना, इकोनॉमिक्स हम जो 10 में से 9 हम पढ़ते हैं उसको समझते कि समाजशास्त्री था और समाजशास्त्री विचार है, उसको
पढ़ते हैं, मार्क्स क्या था? आप कोई डेफिनेशन बनाओ समाजशास्त्री की स्ट्रिक्ट, तब गाड़ी लाइनों से तो पता नहीं उसमें मार्क्स आएगा, तो फिर इतना महत्वपूर्ण हो क्यों है कि वो वहाँ पे इंक्लूड होता है? ये जो 4-6 रिप्रेजेंटेटिव है, इनको रिप्रेजेंटेटिव क्यों मानते हैं? दूसरे को किसी जो बहुत से लोग उसी समय सोच विचार कर रहे थे उनको हम क्यों नहीं मानते? अगर हम साथ में रखते हैं मार्क्स के बाद वेबर को, तो मार्क्स और वेबर का इंटररिलेशन क्या है, उनके बीच में कंट्रडिक्शन क्या है? मतलब ये चीज़ें जब हमें नहीं समझ में आती है तो हमारा कोई पर्सपेक्टिव नहीं डेवलप हो पाता है। और ये कहीं तुम्हारा दोष नहीं है, लोगों के आपको पढ़ाई का पैटर्न है, उसी के कारण तुम कभी भी गौर करोगे कि तुम पुस्तक की पुस्तक पढ़ते चले जाओ सीरियसली, तुमको बेसिकली इंडियन और एशियन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। किसने कहा तो फलानी यूनिवर्सिटी यूरोप की यूनिवर्सिटी थी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने ये कहा उन्होंने क्या, तुम डेफिनेशंस पढ़ लो या थ्योरीज पढ़ लो, क्लासिकल थ्योरीज पढ़ लो या पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज पढ़ लो, और उसमें तुम ये पाओगे कि जिनको भी जितना पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी है उसमें तुम देखो ना, कोई स्ट्रिक्टली क्या वेगली भी सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। डेरिडा के सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट क्या है, उसमें अगर तुम 10 सिंगर पढ़ोगे तो 7.5 निकलेंगे लिंग्विस्टिक्स के, और हम उसको सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको लिंग्विस्टिक्स की थ्योरीज में बेसिक हार्मोनी और कंट्राडिक्शन कहाँ पर है क्लियर नहीं हो पाता है। ये है उसका बेसिक पर्सपेक्टिव, वही मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है। तो ये हम सारी चीजें उनसे कह रहे हैं, किसी ज्ञान के हिसाब से नहीं कह रहे। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो सब लोग तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये इंटेंशन तो है ना कि हमको एकेडमिक्स में रहना है, इसी लिहाज से यहाँ पे आए हो, कहीं को PhD करोगे, कहीं को पढ़ोगे, पढ़ाओगे, तो तुम्हारा जो अड़चन है वो वास्तव देन एक नॉर्मल जो स्टडी करता है या किसी नौकरी में लग जाता है, जो तुम्हीं में से कोई जाके सेल टैक्स में लग जाओ, इनकम टैक्स में लग जाओ, या PCS हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो वहाँ पे तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक पेरिनियल प्रॉब्लम है मॉडर्न इंडियन ट्रेडिशन जिसको कह सकते हैं, उसमें जो एकेडमिक्स था कि उसमें हम ओरिजिनल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। वो हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि तमाम सारा जो वेस्टर्न थॉट है उसके पीछे के जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उससे हम परिचित नहीं होते हैं। जैसे मोटे तौर पर तुमको ये कहा जाता है, कम से कम हमको कहते हैं कि जब आप समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की से नहीं लागू है, मोटे तौर पर सोशल साइंसेस कोई भी डिसिप्लिन हो, आप पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ने जाते हो, तो आपको जो एक डेवलपमेंट था यूरोप का रेनेसां के दौर का, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब खाली उसमें वो घटनाक्रम नहीं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, कब हुआ था, नेपोलियन ने क्या किया था, या क्रॉमवेल वाला जो रिवॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ, तो घटनाओं के साथ साथ जो उसमें साथ में जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस चल रहा था, बहुत घुसने की जरूरत नहीं है। मोटा अनुमान आपको कहीं ना कहीं वेग आइडिया होना चाहिए, उसके बिना नहीं समझ में आता है कि आगे की कहानी। जैसे एक सिंपल सी चीज अगर कोई पूछे, ये तो सब तुम्हें वैसे भी पढ़ाया जाता है ना, सोशियोलॉजी में भी कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है, बच्चा क्लास में भी पढ़ाया जाता है, जब छोटे हाई स्कूल तो कोई ये पूछे कि इतना क्यों जोड़ा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से समाजशास्त्र से क्या मतलब है, वो मतलब हो क्या है? समाज की स्थिति क्या थी उसका पता लगता है उससे। सर ये जो रेवोल्यूशन एक साइड से स्टार्ट हुए थे, इससे जो मतलब स्ट्रक्चर था, समाज का स्ट्रक्चर, वो बहुत जल्दी चेंज होने लगा। उसके पहले जो चीज़ें चली आ रही थी ट्रेडिशनल, मतलब कह सकते हैं, वो चीज़ें टूटने लग गई और उससे मतलब एक अलग टाइप का स्ट्रेस आने लगा सोसाइटी पे।
तो था ही। दो चीजें हैं ना, जैसे जब हम स्पेसिफिक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन की किसी एक की बात करते हैं और फिर टोटल फिनोमेना जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का चल रहा था और उससे पहले रेनेसां का चल रहा था, तो दोनों चीजें माइनस करता है। देखो हुआ क्या, यानी अब रेफरेंस उठा तो बता दें हुआ क्या कि ये जो एक्चुअली हमको समझना चाहिए 14वीं शताब्दी से। 14वीं शताब्दी जब आप समझना शुरू करते हो तो मोटा मोटी एक बात समझ लो कि हुआ ये कि एक बड़ा टिपिकल फिनोमेना इवॉल्व होना शुरू हुआ, सेकुलराइजेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब जब सेकुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है उसके लंबे डिटेल में एकदम बिंदु दर बिंदु समझो। जब सेकुलराइजेशन होगा तो उसके पहले की दुनिया में अंततः हर बात का जवाब हमारे पास एक था कि ईश्वर नाम की एक सत्ता है जो चीजों को संचालित करती है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो पत्ता नहीं हिल सकता है तो राजपाट भी नहीं बदल सकता है, अगर बदल गया तो उसकी इच्छा नहीं बदला तो उसकी इच्छा। यानी ऐसा नहीं है कि इससे नीचे के लेवल के कॉज इफेक्ट रिलेशन आदमी को नहीं थे तो दुनिया चल कैसे रही थी। लेकिन जब कॉज इफेक्ट रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए जिस जगह पर जवाब न मिले वहां पे आखिरी में एक सोल्यूशन हमारे पास था कि भाई ये क्या है, तो जिस चीज का नहीं जवाब है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। अब आपने जब सेकुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सेकुलराइजेशन का मतलब है कि आप ईश्वर को किनारे कर दो, फेंको नहीं, किनारे रख दो। अब किनारे रख दिया गया। अब आपको कॉज इफेक्ट रिलेशन ढूंढने हैं, नेचुरल फिनोमेना के नेचुरल कॉज इफेक्ट रिलेशन ढूंढने, सोशल फिनोमेना सोशियो पॉलिटिकल है, सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल फिनोमेना जो है उसके आपको उस लेवल पे कॉज इफेक्ट रिलेशन ढूंढने हैं। तो अब तो हम मानव मस्तिष्क की हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमें अल्टीमेटली कोई एक ताकत तो इसके अंदर चाहिए कंसेप्शन के लेवल पे, दुनिया चला कौन रहा है, इसका जवाब हमारे पास है नहीं। फिजिक्स के सारे प्रोसेसेस के बाद भी उन नियमों को कौन चला रहा है इसका हमें पता नहीं। तो एक अल्टीमेट आंसर होता है वो साइंस नहीं दे पाती है, वो तो हमें फिलोसॉफिकल होना पड़ता है अल्टीमेट आंसर ढूंढने के लिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्जिस्टिंग फिलोसफी थी, थियोलॉजी की जो रिलीजियस फिलोसफी थी, उसको हमने जब किनारे किया तो हमारे सामने एक सवाल था कि फिर इस दुनिया को कौन चला रहा है। तो उसका जो जवाब हमारे सामने जो कि उस समय देखने में ठीक भी लगता था वो ये था कि राज्य सत्ता चला रही है, और दिखता भी था। राजा की ताकत के सामने तो किसी की ताकत बड़ी नहीं थी, और वो राज सत्ता जो चाहे वो कर सकती थी, जो चाहे वो रोक सकती थी, दोनों बातें थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब वहां राज सत्ता विलुप्त हो गई फॉर द टाइम पे, राजा को मार दिया, सामंतों को मार दिया, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको मार दिया, गिलोटीन के टप भर गए, लुई भी गया, उसकी पत्नी भी गई, तो अब राज कौन करता था? कोई नहीं करता। इसको बोलते हैं एनार्की, अराजकता। लेकिन उस अराजकता में भी जो समाज था वो संचालित हो ही रहा था। परिवार अपनी जगह पे मौजूद था, शादियां हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, लोग कपट किए जा रहे थे, पूजा पाठ जो कर सकता था वो कर रहा था। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था थी, राज व्यवस्था फॉर द टाइम भी गायब होती है, लेकिन राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था चलती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमने सर्वोच्च ताकत कल्पित की कि ये संसार को चलाती है, वो गायब है और चीजें चल रही हैं, तो ये सवाल तो खड़ा ही हो जाता है कि भैया फिर कौन चला रहा है? सारा जो नियमन है, इस नियमन के पीछे जो ताकत है, उस ताकत का मूल स्रोत या सर्वोच्च स्रोत कहां पर है? राज्य में है, पर अगर राज्य नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसका रूट कहीं और है, जहां हम समझ रहे थे वहां पर नहीं। तो फिर आपको तलाशना पड़ेगा ना कि फिर वो कहां है। मतलब ये तय होगा पे कि राज सत्ता से पैरेलल, उससे अलग, उससे इंडिपेंडेंट कोई और चीज है जो मौजूद है, जो स्वयं अपनी ताकत से चीजों को चलाती है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सब चीज राज्य से चल रही थी तो राज्य के अलावा किसी और को जानने की जरूरत नहीं है, और अगर सब चीज ईश्वर से चल रही है तो ईश्वर के अलावा किसी और चीज को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
अब ईश्वर के किनारे हो गया और राज्य के किनारे हो गया और फिर भी चीजें चल रही है, तो कहाँ से चल रही है उस ताकत को आइडेंटिफाई करना, उसको जानना, उसको समझना जरूरी है। अब वहां से ये जो तलाश शुरू होती है तो वो कोई अचानक नहीं होता है कि वन फाइन मॉर्निंग मोहम्मद साहब उठे और उनको लगा कि कुरान की तरह आयत उतरने लगी और उन्होंने बता दिया। वहां से उसको जो समझने का प्रयास शुरू होता है और उसमें जो दिक्कतें आती हैं उसके चलते जाकर आप यहाँ पर ये कहते हो कि भाई हमको ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो तुमको भी मालूम है, तुमको कोई खास बात नहीं है, चूंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था जो नॉन मटेरियल साइंसेस के लोग थे उस समय भी था और आज भी है। माँ बाप पहली कोशिश करते हैं कि लड़का हमारा इंटरमीडिएट साइंस से करे नहीं करे तो बेइज्जती हो जाए। अब तो थोड़ा इधर कम हुआ, थोड़ा कॉमर्स वॉमर्स का महत्व बढ़ गया, कुछ बच्चे लाओ इज्जत के साथ करने लगे, नहीं तो पीट पीट के बच्चा BSc करा दिया जाता है। अभी भी है तो है ही ना, बोले IT तो बड़ा वाले किया क्या है आज से नहीं, तो उसी समय से शुरू हो गया। अच्छा उसका कारण था जो मटेरियल साइंसेस थी उसमें हमको एक चीजें इवॉल्व होती दिख रही थी, रोज नया इन्वेंशन हो रहा था, फर्क आ रहा था और पूरी दुनिया में ये समझा जा रहा था कि दुनिया स्वर्ग बनने वाली है, तो स्वर्ग तो वो बन नहीं पाई। इंटरनल कंट्राडिक्शन होने लगे, यूरोप कंट्रीज जो थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, इन सब चीजों का असर पड़ा। तो तब वहां पर ये बात आती है कि चलो भाई इसका अध्ययन तो आपको अलग से करना ही है, तो करेंगे कैसे? तो वो जब करेंगे वैसे ही जैसे फिजिक्स वाले करते हैं, वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहां पे था जो क्लासिकल थ्योरी का बेस बनता है, पर्सपेक्टिव। अब प्रॉब्लम वहां पर ये है हमारी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो एब्स्ट्रैक्ट है और एब्स्ट्रैक्शन को आप मैंने एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, उसी मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट को आप कम्युनिकेट करते हो। हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हो, आप किताब में जाके पढ़ते हो, कोई कंप्लीट चीज नहीं होती है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी और उसकी समझ नहीं है तो हम बोलेंगे कुछ, तुमको समझ में आएगा कुछ। अब प्रश्न ये है कि जो गायब टाइप का हाथी है इसको पकड़ा कैसे जाए, इस एब्स्ट्रैक्शन को कंक्रीटली समझे कैसे, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी है। तो उसको पकड़ने के लिए किधर से देखें इसको, तो इसकी वास्तविकता हमको समझ में आएगी। सिंपली दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। तो किसी ने कहा कि भाई ये जो आपस में कंट्रडिक्शंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर उनको देखें तो हमको इसकी तस्वीर, मतलब ये वैसी ही समस्या है कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे पता लगेगा? लोग करते क्या है, हम लोग कमरे में घुसे, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे पता करते हो? कोई इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर लाते हो क्या? लाइट बस हो गया, यही पे झगड़ा। अब कैसे पता लगे बिजली आ रही है? फैन ऑन करने से पता लगेगा कि लाइट ऑन करने से पता लगेगा? अब इन्होंने अगर जिद पकड़ ली कि नहीं फैन ऑन करने से पता लगेगा, तो पता लगा कि मार्क्सवादी हो। इसने जिद पकड़ ली कि नहीं लाइट ही से पता लगेगा, कि वो खट से पता लगेगा, पंखे में कंडेंसर खराब हो, रेगुलेटर खराब हो, इससे बदल इस पर से बदल, ये भी पता लगेगा। ये हो गया फंक्शनलिज्म। फर्क क्या है? पर्सपेक्टिव। बिजली को कैसे देखें? तो सोसाइटी में कोई भी फिनोमेना है, उसका वास्तविक स्वरूप हमको कैसे पता लगेगा, कैसे उसकी हम पड़ताल करें? बस तरीका उसको पकड़ने का क्या है? पंखा है या बल्ब है, कैसे हम उसको पकड़े कि वस्तु स्थिति हमारे सामने आ जाए? इसी को, यही पे वेबर और मार्क्स में फर्क पैदा होने लगता है। आपने खूब अच्छे से वेबर पढ़ा, खूब अच्छे से मार्क्स पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको अंतर नहीं समझ में आता है कि स्टैंड में डिफरेंस कहाँ पे, तो क्यों एक के बाद दूसरे थिंकर को हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं? उनके में परेटो के स्टैंड में बेसिक डिफरेंस है क्या? उसी से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इवॉल्व होते चले गए। बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है हमारा? सोशियोलॉजी, जिसको हम सब्जेक्ट की तरह बोलते हैं, वो भी एक पर्सपेक्टिव है। जिस फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं उसको दसियों दूसरे तरीकों से स्टडी किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो 18वीं या 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। जब से हमारे पास
हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ तक चले जाओ उसके बारे में आदमी जानने समझने की कोशिश तरह तरह से कर रहा है। और एक विशाल साहित्यिक का भंडार है जो इन चीज़ों, भाई कोई भी आप फिलोसफी या कोई भी रिलीजियस फिलोसफी, बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म पढ़ना शुरू करो तो बताएंगे क्या? अल्टीमेटली तो डिस्कस सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटर रिलेशनशिप। अब वो कैसे भी वो बताएं। जब आप और बुद्धिज्म में जाओगे तो कहते हैं कि भाई भाग लो, इसी में मजा ही है, यहाँ सुख से नहीं रह सकते हो, लेकिन काहे से भागो? बात तो उसी सामूहिकता, उसी समाज की करना है। इंडिविजुअल को सोसाइटी से कैसे डील करना चाहिए, यही ना बताया जा रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव, अब तुम जैनिज्म में जाओगे तो वहाँ भी ये पर्सपेक्टिव है, आप यहूदिज्म को पढ़ोगे तो वहाँ भी एक पर्सपेक्टिव है, इस्लाम की थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें भी वही पर्सपेक्टिव, अलग अलग। अब जब आप सेकुलराइज हो गए तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो एक सेकुलर पर्सपेक्टिव हो गया जिसको हम सर्वस्व मानते हैं आजकल। ऐसा नहीं कि दुनिया इसी से चलती रहेगी या चलती रहेगी, और कुछ सोशियोलॉजी की हिस्ट्री में चीज देखी गई, ज्यादा समय नहीं लगा। एक ऑब्जेक्शन जो था वो तो रेज होना शुरू हो जाता है वेबर के समय से। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसका जो इवॉल्वमेंट है, जो इवॉल्व हुई, विकसित हुई, उसमें बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट है वेबर की मेथोडोलॉजी, जो कि वहाँ पर उतनी मजबूती से उसको देखा नहीं जा सका, लेकिन 60-70 साल और बीतने के बाद डिफरेंट रूट्स से लोग वहीं पर पहुंचे। वो क्या चीज है वेबर में बताओ? पॉजिटिविज्म तो टिपिकली कौन था बताया होगा? मतलब कॉम्प्लेक्स आया था उसके बाद, हाँ वेबर मतलब जो साइंस से जोड़ा जा रहा था राशि को, बाद में उसको वेबर ने उस पर सवाल उठाने शुरू किए थे कि इसको साइंस के मतलब उस पर नहीं, मतलब स्टडी किया जाना चाहिए, इसको इसकी तरह स्टडी किया जाना चाहिए सोशियोलॉजी। किसकी तरह? सर मतलब साइंस, जैसे साइंस मतलब हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट के उसमें देखता है, फॉर्म में देखता है, और उसकी हर जो रिजल्ट होता है वो डेफिनेट होता है। सोशियोलॉजी को उस मतलब उस ढांचे पे भी स्टडी किया जाना चाहिए, नेचुरल साइंस की तरह स्टडी किया जाना चाहिए। पॉजिटिव वही है। इसके लिए क्या रास्ता बताया? causal explanation देखना चाहिए, interpretative understanding करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए वेबर टर्म यूज करता है, जर्मन में आता है फर्स्ट हैंड। बाकी तो भूल जाओ, एक शब्द याद रखो। उस एक शब्द पे अगर खड़े हो जाओ तो एक तरफ देखोगे तो तुम पूरी क्लासिकल सोशियोलॉजी को इंटरप्रेट कर सकते हो, दूसरी तरफ देखोगे तो जितना पोस्ट मॉडर्निज्म है उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। मतलब जिस समय वेबर ने कहा उस समय उस बात को लोगों ने उस गंभीरता से नहीं समझा जिसके कारण वो बात इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग महत्वपूर्ण बात है। देखो इसमें जो इम्प्लीकेशन है वो बड़े लाइन पर है, इंटरप्रिटेशन करेगा कौन? जैसे ही आप इंटरप्रिटेटिव कहते हो वैसे ही आप कहीं भी सब्जेक्टिव होने लगते हो, जबकि हम आज सन 2021 में भी तुमसे कहते हैं सोशियोलॉजी एक साइंस है और इसमें ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, और अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो तुम्हारी थीसिस कैंसिल कर देते हैं। ये अजब कंट्राडिक्शन, और वो वहां पे कह रहा है फर्स्ट है, जो कि बात आगे चलते चलते फिर यहाँ तक पहुंच जाती है कि ऑब्जेक्टिविटी कुछ होता भी है कि नहीं होता है। अब देखो ये तुम्हारे सब्जेक्ट का इनर कंट्राडिक्शन भी कह सकते हो और उसकी इंक्लूसिवनेस भी तुम कह सकते हो। आप उन बाउंड्रीज को छूते हो जाते जिन बाउंड्रीज को तमाम सारे मटेरियल साइंस इग्नोर करते हैं, जिससे चेहरा घुमाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि वो चीज चली नहीं, वहां भी एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे जाके उनको बने इस दीवार से अपनी नाक टकरानी पड़ी, आप ये कह सकते हो। उनमें से कुछ लोग बीएससी वगैरह किए
इंटरमीडिएट में पढ़ा तो ढेर सारी चीज़ पढ़ा दी जाती है हाई स्कूल तक की। फिजिक्स की ब्रांच होती है क्वांटम फिजिक्स, है ना? क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बेसिस पे समझने की कोशिश की जाती है कि नेचर कैसे वर्क करता है। ये तो स्टडी फिजिक्स में शुरू हुई, वो जो स्टडी करने की कोशिश थी उससे क्वांटम फिजिक्स इवॉल्व हुई। वो टर्निंग पॉइंट, जैसे हम बार बार तुमसे कहते हैं तुम पढ़ भी चुके हो क्लासिकल सोशियोलॉजी और वो हिस्से करते हैं दूसरा पोस्टमॉडर्निज्म या रीसेंट ट्रेंड्स, तरह तरह से उसको बताते हैं। मगर एक हिस्सा आपने अलग करके दूसरा हिस्सा, ठीक वही चीज फिजिक्स में, उसको बोलते हैं मैकेनिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। और मैकेनिकल वो है जो हम क्लासिकल, उसका पैरेलल हमारे पास है क्लासिकल, जो कि कॉम से शुरू होता है जब उसने सोशल फिजिक्स नाम रखा। मजबूरी में सोशियोलॉजी हो गया, लेकिन उसको तो मैंने ऑब्सेशन था ना, तो सोशल फिजिक्स। और ये सोशल फिजिक्स की कहानी मान के चलो, है ना? कभी मत सोचो कि कोई एक चीज़ एकदम खत्म हो जाती है तो दूसरी चीज़ निकलना शुरू होती है, पैरेलल इवॉल्व होती रहती है चीज़ें। लेकिन हम लोग मोटे तौर पर पार्सन बर्टन आके खत्म हो जाती है। तो कितना टाइम लगा? 60 करीब 100 साल। वही ना, अब इस पर तो अपने पार्सन पे आगे खत्म हुआ, 50 पे आके उसकी किताब छपती है और 30s में क्वांटम फिजिक्स सामने आ रही होती है। क्वांटम फिजिक्स में मोटे तौर पे समझ लो हम लोगों की भाषा में, उससे ज़्यादा हम शायद बता भी नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो किसी फिजिक्स वाले से पूछना कि जैसे हम लोग नहीं स्टडी करते हैं कि अगर हमको समझने का अध्ययन करना है तो वो तो कर नहीं सकते, तो उसकी कोई एक यूनिट उठाते हैं उसकी स्टडी कर लें। तो उसमें होता है कि जितनी जो माइन्यूटेस्ट लेवल पे आप अगर चले जाओ और पार्टिकल को समझ लो तो आप यूनिवर्स को समझ सकते हो, या तो आपके पास इतनी दम हो कि आप पूरे यूनिवर्स को एक साथ अंडरस्टैंड कर सको। तो हुआ क्या, उसमें जब वो गए माइन्यूटेस्ट के लेवल पे, तो जो फोटोन नाम का पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर होता है, जब उसको स्टडी किया गया और ये हुआ कि ये कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है। तो जो एक्सपेरिमेंट तो पहले तो हुआ मैथमेटिकली, जर्मन्स ने किया, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंटली भी उसको देखा गया। तो ये हुआ कि अगर फोटोन यहाँ से चले तो वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इसका कोई रूल नहीं। उसका मन होगा तो इधर जाएगा, उसका मन होगा तो इधर जाएगा, मनमानी करता है, वो उसका फार्मूला। अब देखो खास बात यह है कि इसमें ये नहीं कि फार्मूला ढूंढा नहीं जा सका, ये ढूंढा गया कि एक्चुअली उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, पहली चीज। और जो फोटोन का नेचर होता है वो ये आप डिसाइड कर, अब ये मत पूछना कि उसके अंदर क्या है। मोटे तौर पर समझ लो कि फोटोन को आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ये एनर्जी है या पार्टिकल है, ये कण है या ऊर्जा है। जब आप उसको ऊर्जा की तरह डील करो तो कण नहीं रह जाता है, जब कण की तरह डील करो तो ऊर्जा नहीं रह जाता है। मतलब तय ही नहीं है कि इसकी गति किधर है और या इसकी प्रकृति क्या है। तो जो आपका मैग्नेटस पार्टिकल है वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनडिसाइडेबल है। तो उसके सहारे जो तमाम सारी चीजें बनी है वो आप कैसे कह सकते हो कि इनकी गति और इनकी दशा प्रेडिक्टेबल है, प्री एज्यूमेबल है। तो ये जो एक भव्य महल खड़ा हुआ था फिजिक्स का, उसके ऊपर मतलब ये नहीं कहो कि वो एक आघात ऐसा था कि वो ध्वंस हो जाए, क्योंकि जिस लेवल पे आमतौर पे हमको मशीनरीज वगैरह की जरूरत पड़ती है, रिसर्चेस करनी पड़ती है, उसमें जो क्लासिकल या मैकेनिकल फिजिक्स है उसकी उपयोगिता अपनी जगह बनी रही। लेकिन थ्योरेटिकली जो क्वांटम था उसने उसका जो फिलोसॉफिकल बेसिस था उसको खत्म कर दिया। तो दुनिया में जो तमाम सारे थॉट प्रोसेसेस थे, जो पर्सपेक्टिव्स थे, इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी, जो कि उस पर निर्भर करते थे, निश्चित रूप से उनकी भी जो दार्शनिक आधारशिला थी वो हिल गई। अब तुम देखो इससे जोड़ो, इधर ये होता है 50 पे आने के बाद हम पार्सन के बाद कोई बड़ा नया बहुत बड़ा क्लासिकल थिंकर नहीं पाते, जिसको हम लोग कहते हैं मेटा नैरेटिव, जिसको हम कहते हैं सिस्टम बिल्डिंग, वो वहाँ पर खत्म होती है। उसी जगह पर तुम गौर करो कि आप जो 50 के आगे बढ़ते हो तो 50s से लेके 60s तक के बीच में दुनिया के तमाम सारे देशों में तुमने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, जब सोशल प्रॉब्लम्स पढ़ाते हैं तो ह्यूज टेंशन पढ़ाया जाता है, पढ़े हो
सोशल प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं युवा तनाव हिंदुस्तान भर के सिलेबस में है कहीं ना कहीं। अब ये युवा तनाव समाज शास्त्र के पाठ्यक्रमों में क्यों है, ये भी बहुत सोचने की बात है, क्योंकि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान में कहीं युवा तनाव तो दिखाई नहीं दिया। फ्रस्ट्रेशन अलग बात है, जिस अर्थ में यूँ टेंशन कहा जाता है कि आप कुछ बड़ी भारी अराजकता फैला रहे हो, राज्य के सामने समस्या पैदा कर रहे हो, समाज के सामने, ऐसा तो कुछ करते नहीं हो। तो फिर हिंदुस्तान में क्यों है? यहाँ तो उल्टा सिलेबस होना चाहिए कि यूँ में टेंशन है क्यों नहीं, सारा माहौल पैदा है टेंशन होने का, फिर भी टेंशन नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही तो उसमें भी गुस्सा नहीं होता हो, और खुश हो गए मारो यार वहाँ जाके तुम्हें पढ़ा रहा। तो सिस्टम एक जैसे चल रहा है उसको कैसे करोगे? तो यूँ टेंशन इसलिए है कि कभी तुमने पढ़ा होगा एक दुनिया में चला हिप्पी मूवमेंट, हिप्पी मूवमेंट अमेरिका से शुरू होता है, वहाँ से चलते यूरोप में बहुत भयंकर इसका असर हुआ फ्रांस में। स्थिति ये हो गई कि लगा कि सरकारें चलेगी नहीं चलेगी। उन लोगों ने क्या किया, खासियत क्या थी उनकी, विभाजन की फिल्म देखी फिर क्या तो बताओ ना, खासियत क्या थी? उनका सर मतलब वो फैमिली में बिलीव नहीं रखते थे, वो किसी भी कनेक्शन में बिलीव नहीं रखते थे, और एक प्लेस पर रहने की नोमैड्स जैसी कुछ लाइफ थी, और उसमें मॉडर्न जैसे कि मतलब वो आगे की चीज़ों मतलब प्लानिंग पे बिलीव नहीं रखते थे। जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही है वो उसको करते जाएंगे, उसी चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं उसकी हेल्थ या उसकी फैमिली है, कोई उससे कनेक्शन यही है ना। मूल बात यह है कि जो गिवन पैरामीटर्स है वो हमें नहीं मानते। आप कह रहे हो फैमिली तो हमें नहीं मानती, आप कहते हो मकान में रहो, कहते पेड़ के नीचे, आप कहते हो अगर चलने की हो ये तो उसमें नियम नहीं कि चलने की हो, लेकिन जो तमाम सारे नियम बने से चले हैं तो सरकार कानून आपके सामाजिक और वैयक्तिक जीवन को कंट्रोल करते हैं, जो उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट, तो अब वो स्टेटमेंट दर्ज कैसे होगा? तो बोले जो तुम कह रहे हो उसका हम बोले खूब साफ सुथरे रहो, सूट पहन के रहो, तो उसने कहा कि फटी जीन्स पहनेंगे। बोले लड़के जेवर नहीं पहनते, उसने कहा हम जरूर पहनेंगे। लड़कियाँ पहनती उसने कह दिया हम नहीं पहनेंगे। इस तरीके की मतलब बेसिक चीज थी प्रोटेस्ट। मतलब एक था वो प्रोटेस्टेंटिज्म जो 14वीं शताब्दी के बाद पनपा, वहाँ पे करेक्शन की बात थी जो ट्रेडिशनल चला आ रहा था कैथोलिकिज्म। यहाँ पे क्या था कि इस बीच में जो कुछ इवॉल्व हुआ था, जो मॉडर्निटी के नाम पे इवॉल्व हुआ था, उसको प्रोटेस्ट करना था। जो चीज तुम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हो यह भी उसका एक एस्पेक्ट है, एक फॉर्म। तो वो हो गया, वो इतना एक भयानक एस्पेक्ट था कि लगने लगा कि ये दुनिया में सिस्टम जो भी है और गवर्नेंस चल रही है कैसे चलेगी, क्रश किया गया उसको। अब ये अलग कहानी है कि वो हिप्पी मूवमेंट क्रश कैसे हुआ, ये कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उसको सरकारों ने शुरू नहीं कराया। तो ये तो अब उससे जोड़ो, 30s में क्वांटम फिजिक्स निकल के आ गई है, 50 तक आते आते मर्टन के पास चीजें इधर जो क्लासिकल सोशियोलॉजी थी वो ऑब्सोल्यूट होने लगी, इधर आगे बढ़ते हो तो हिप्पी। तो बात हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल सिनेरियो होता है, जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है थ्योराइजेशन का, वो मोस्टली तुम देखोगे कि जो घटित हो रहा होता है उस पर एक रिएक्ट करने की कोशिश होती है। मार्क्स ने जो कुछ कहा वो कहता क्या, अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो स्वरूप उस समय जर्मनी में और यूरोप में ना होता तो कर क्या रहा? एक्चुअली उसमें यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है, वो तो अपने एक पर्टिकुलर फिनोमेना को एड्रेस कर रहा है और उसको यूनिवर्सल फॉर्म में पेश करने की कोशिश करना। अब यहाँ पे जब सिनेरियो बदला, जो तमाम सारी मॉडर्निस्ट फिनोमेना था, जो तरह तरह के लक्षण थे उसके, जो सिस्टम बिल्डअप हो रहे थे, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ। तो ये सब साथ साथ हो रहा है, हिप्पी मूवमेंट हो रहा है, इधर पोस्ट मॉडर्निज्म प्रोड्यूस हो रहा है,
यहाँ पर वो कह रहा है कि तमाम सारे सिस्टम्स इम्पोज किए गए हमारे ऊपर, हम उसको नहीं मानेंगे। तुम हमसे कह रहे हो नौकरी करो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, हमें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, उस एजुकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तुम कह रहे हो नौकरी करो, हम कह रहे हो नौकरी नहीं करेंगे। इधर क्या हुआ? इधर हुआ कि बोले क्या होना चाहिए, बोले बहुत ज़रूरी है कि अप्रोच साइंटिफिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म पे आते आते हमने क्या कहना शुरू किया? ऑब्जेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, हमने उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया कि ऑब्जेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है कि नहीं होती है। दुनिया में सच है भी कि नहीं? सच है तो किसका है? जैसे उसको पढ़ा होगा तुम लोग, तुमको जो बात करता है तो कोई नहीं करता, बहुत से लोग बात कर रहे थे, अपनी कर रहे हैं कि जो डोमिनेंट है उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव होगा, और जो डोमिनेट किया जा रहा है उसका पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तब फिर वो बात शुरू होती है मल्टीकल्चरलिज्म की, यूरोसेंट्रिज्म की। अब प्रश्न देखो, ये सारी कहानी तुमको तुम खाली नाम लेने की छोड़ते चले जा रहे हो, उसमें क्या नहीं पढ़ा सब है तुम। इसमें से किसी भी टॉपिक पे हमसे ज़्यादा तुम लोग बता सकते हो। ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, 6 बार पढ़ा है 3 साल के अंदर। अभी बताओ इसका उपयोग क्या है? ये सारी चीजें जो है ये क्या, ये भी मैंने कहीं पे स्लाइटली डिफरेंट और कहीं पे कंट्राडिक्टोरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अब हमें रिसर्च करनी तो हमको कैसे करनी है? हमको पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच से करनी है कि हमको क्लासिकल अप्रोच से करनी है, हमको एम्पिरिकली करनी है, क्या करने वाली है? ये पर्सपेक्टिव हमारे सामने क्लियर होना शुरू हो, ऐसी हमारी पढ़ाई हो तो आपका ये काम ऐसा कुछ हो सकता है जिसको हम कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। और ऐसा ना मान के चलो कि नहीं हो सकता है। जब भी किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसको पहले से नहीं मालूम था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी में है, अगर सच मानो तो सिर्फ अरविंद श्रीनिवास लोग का सिस्टम को बात है। वो ठीक है कि वो मैंने फंक्शनल टाइप की थ्योरी है, लेकिन वो जो डोमिनेंट कास्ट की बात है और जो कंसर्वेशन की बात है वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। और ये चीज़ें उन्होंने अपने बीच रूप में जो उनका एमए का डिसर्टेशन था उसमें ले आए थे। ये क्लिक करने की बात है तो तुम तो उनसे बहुत सीनियर हो चुके हो पीएचडी में, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो 6 महीने बीते, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि उस लेवल पे पर्सपेक्टिव का एक क्लियर अप्रोच हमारे दिमाग में हो। जो चीज़ हम जितनी बार जितने तरीके से पढ़ रहे हैं वैसे ही उसको फिर से एक बार न पढ़े, और यहाँ पर कोई कहे या न कहे एक बार पूरी मानो तो नए सिरे से ये जो है फेनोमेना जो रेनेसां से शुरू करके रिफॉर्म से शुरू होता है कि रिफॉर्म मूवमेंट, रेनेसां, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इसी दौर में घटित हुए। अरे ये नहीं कि इसकी एक तुम्हें डेट याद करनी है, कुछ भी करना है। अरे ये क्या था, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहा था, चीज़ें कैसे बदल रही थी, ये दिमाग में कहीं ना कहीं तो कभी पढ़ते हो जब, और भी सब्जेक्ट तुमने पढ़े होंगे बीए में, कभी भी तुम गौर करो जो तुमको थिंकर्स पढ़ाए जाते हैं और थ्योरी के डेवलपमेंट तुम्हें पढ़ाए जाते हैं, तो तुम अक्सर देखोगे कि एक 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास का कोई एक थिंकर से शुरुआत होती है। हम लोग ऐसे सोसाइटी शुरू करते तो माउंट पे आ जाते हैं भाई 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी, और कहाँ थे। और जब तुमको उसके बारे में बताया जाता है तो तुमको बताते बताते हम लोग के किताब में भी जो लिखा रहता है एक लंबी बैकवर्ड लीप होती है। कहाँ पहुँचते हो? ग्रीक थॉट पे। वो प्लेटो ने भी यह कहा था, मोस्टली वो प्लेटो कहानी रहती है और साथ में 1-2 नाम और होते हैं। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ से जाओगे और उछल के सीधे एटम स्मिथ पे आओगे। बीच में मालूम है कितना टाइम गया?
मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम सबके अलग अलग संसंबंध की बात नहीं करें, मान लो 14वीं शताब्दी से रिफॉर्म शुरू 15वीं शताब्दी, और प्लेटो और अरिस्टोटल ये जो त्रयी है ये किधर जा रहे हैं? इतनी देर तो गूगल कर लेते यार। ईसा मसीह के पहले और ईसा मसीह का ईसा मसीह की उम्र कितनी है इस समय, मतलब डॉक्यूमेंट हाँ तो अब वो कट लाइन हो गए ना 2000 साल पहले, ये हुए 1500 साल इधर और उसके पहले, माने 2000 साल लगभग का एक छलांग होता है तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ग्रीक थॉट के आपको रेफरेंसेस मिलेंगे और वहाँ से उछल के जो इधर होगा ये रेनेसां या पोस्ट रेनेसां पीरियड का कोई इंटर या उसका एक क्लस्टर होगा जहाँ पर ये बीच के साल खत्म चलेंगे। इसमें लोगों ने क्या दिमाग बंद कर दिया था सोचना सोचना, तो वही रहा है दुनिया फिलोसफी खत्म हो गई थी, किरात सब चीज चल रही थी तो वो भी चली रही थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब कही ना डिफरेंट फॉर्म में, ऐसा क्यों होता? वो हर सवाल के जवाब जानने की जरूरत हम फिर कह रहे हैं, ये जैसे सवाल पैदा करते हैं आपको समझ में आए चाहे ना आए, चाहे पूछना पड़े या कभी छोड़ भी देना पड़े कि चलो ये चीज रह गई कभी हम देखेंगे, लेकिन एकदम वो एक लेम रिसीवर की तरह नहीं होना चाहिए कि हमको ऐसे में कोई चीज़ आ रही है और हमें अंदर उधरती चली जा रही है, उधरती चली जा रही है, उसके पीछे कुछ छन्नी बत्ती लगा के छांट देते, जैसे आम की ढेरी में से आम भी उठाओगे तो कुछ फेंकोगे कुछ रखोगे, तो जब फेंको रखोगे ठीक से आम कैसा तब ना समझ में आएगा कि पूरा आया पूरा पलट लिया मैंने, ये भी उसके लिए जो पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते वो पूरा ही रोक देता, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं दिमाग के अंदर जाना है, अंदर लोकल चीज मिल जाएगी। और अगर ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे उतरता चला गया तो एक्चुअली खाली शब्द नहीं समझो, तुम तो कह रहे हैं ना ये सारे सब्जेक्ट क्या मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, एब्स्ट्रक्शन पे आप बात करते हो, कोई शब्द इनोसेंट नहीं होता है। जैसे बोले इंसान बल प्रयोग दोनों में अंतर है, सामान्य बातचीत करें तो इसके आगे हो बोले ईरान में जब सद्दाम हिंसक हो गया तो अमेरिका ने बल प्रयोग किया, इनोसेंट सेंटेंस भयंकर, अब वो कब बल प्रयोग होगा कब हिंसा होगी, कोई इसका फार्मूला है क्या? कुछ तो हो क्या अचानक ऐसे होगा? अभी छोड़ दो अमेरिका क्या क्या सद्दाम किया, कौन हिंसक था कौन बल प्रयोग कर रहा था, बस खाली ये समझो कि चीजें क्या अहिंसक बल प्रयोग हो सकता है। वैसे उदाहरण गांधी के द्वारा सत्याग्रह चलाया तो ऐसे सोचने लगो तो देखो इससे निश्चित रहो फाइनल जवाब कभी नहीं मिलता, इतने जितने लोगों को थॉट पड़ा तो किसी को नहीं मिला आपको तुमको कहाँ से मिल जाएगा, जिस फाइनल जवाब मिल जाएगा उस दिन आगे कहानी सब पता हो जाएगी। तो जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया अगर वो वर्क प्रयोग था तो इसमें एक लोगों का पॉलिटिकल सोशोलॉजी पढ़ी है तो उससे एक सवाल निकल के आता है कि क्या वन शक्ति और संसार में कोई अंतर है कि नहीं? उन्होंने वो शक्ति का प्रदर्शन था या बल
वो फोर्स अलग चीज होती, पावर अलग चीज होती, सामान्य आदमी के लिए अलग अलग हो ना, हमारे तुम्हारे लिए अलग अलग वही चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और फिर हम कह रहे हैं हम लोग कोई बहस ही नहीं है, कोई फाइनल जवाब तो नहीं है, कभी कोई इशू फंस जाए हम लोग डिस्कशन करते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन बात हम ये कहते हैं कि ये अहिंसक बल प्रयोग, अगर अहिंसक बल प्रयोग हो सकता है तो मतलब हिंसक शांति भी हो सकती होगी। तो फिर यही से तो फिर चीजें उलझनी शुरू होती कि कब वो बर्बरता होती, कब वो वैलोर होता है, कब वो वीरता होती। नजरिया कौन रिसीविंग एंड पे है, कौन गिविंग एंड पे है, चीजें उससे डिसाइड होती है। दोनों एंड की वोकैबुलरी डिफरेंट होगी। अब जब आप पढ़ रहे हो कोई चीज या कोई डिस्क्रिप्शन तो किस एंड से निकल के आ रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका रियल मीनिंग आपको कभी भी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया। ये किसी तरीके से कोई भी थिंकर किस कल्चरल, एकेडमिक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अपनी बात कह रहा है, जब तक ये आपको क्लियर नहीं है तब तक आप वास्तव में वो क्या कह रहा है इसका मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब कोई तुम अच्छी किताब पढ़ोगे तो किसी भी थिंकर के थॉट को छूने के पहले वो आपको उसका एक लाइफ स्केच बताता है, वो मनोरंजन के लिए नहीं बता रहा होता है। हम लोग पढ़ते समय उसको या तो छोड़ देते या उसमें गौर नहीं कर पाते। जब वो ये कहे कि इस सन में पैदा हुआ था तो हमको 1 मिनट रुक के ये सोचना चाहिए कि आदमी जब 20 साल का हुआ होगा, अगर 1820 में पैदा हुआ तो 1840 में अगर ये यूरोप में था या हिंदुस्तान में था तो वहाँ की सिचुएशंस क्या रही होगी। हिंदुस्तान में अगर राम मोहन राय कोई बात कह रहे हैं तो ये भी गौर करना चाहिए हमको कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सूबे पे कब्जा कर चुकी थी। उस कलकत्ता में राम मोहन राय रह रहे थे और उसके बाद वो अपनी बातें कह रहे थे। तो वो अगर बैकग्राउंड हो, कल्चरल बैकग्राउंड, उसके प्रेशर्स, उसके फैसिलिटीज दोनों अगर आपके दिमाग में क्लियर है उस आदमी ने कहाँ पढ़ा है। इसलिए तुम अक्सर देखोगे ये स्कूल ऑफ थॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पार्सल्स ने वेबर को ना पढ़ा होता तो क्या होता। तो ये जो तुम पार्सल का सोशल सिस्टम और जो उसका एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हो शायद वो तुमको ना देखने को मिलता। सिस्टम बिल्डिंग में जो जर्मन्स की निपुणता थी वो थ्रू पार्सल, थ्रू वेबर पार्सल्स के पास आती है। अगर वो जर्मनी ना गया होता तो हो सकता है वो अमेरिका का वो एक ट्रेडिशन था एम्पिरिकल स्टडीज वाला, वही वो भी कर रहा होता। और सोरोकिन क्या कर रहा था? कहने का मतलब है कि 6 महीने क्या करने वाले। जब 6 महीने इसे तो हम कह रहे हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं देखता पड़ता, लेकिन जब 6 महीने पढ़ ही रहे हो थोड़ा सा अपना तरीका पढ़ने का बदलिए। एक्चुअल जो एकेडमिक तरीका हो चीज़ों को अलग अलग करना बहुत उसके देखो सवाल तुम्हें कुछ नहीं, इतने इम्तहान पास कर चुके हो ये वाला भी करना होगा, उससे कोई कठिन थोड़े होने वाला है, इतने कर चुके हो। अब उसमें तुमको कहाँ बताया जाए कि तुम प्रीन ऐसे निकालना, मीडियन ऐसे निकालना और पास उन्होंने कहा अब कितने वर्ग मार्क्स में बताया, ये भी हम बताएं क्या बताएं, कुछ को गलत ही बता सही करते तो वो सब तुमको पता। लेकिन अब जो भी बात करो वो एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट माइंड सेट के साथ, तो फिर तुम ये पाओगे कि जो तमाम सारी जो चीज़ें तुमने पढ़ी थी उनके कुछ डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं। चीज़ें एकदम वैसी सीधी सरल तरीके से नहीं है जिस तरीके से वो हमारे पास भेज दी गई। इस लिहाज से मेरा मानना ये कि जो हमने 4 चीज़ें पूछे वो रिफॉर्म मूवमेंट से कहीं भी पढ़ो, नेट पर खोलो तमाम सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, एक्चुअली कोई किताब नहीं उठाओ उसमें मिल जाएगा, तो तमाम सारी फेरे किताबें तुम्हारे पास उसमें भी मिल जाएगा। रिफॉर्म मूवमेंट, रेनेसांस, कमर्शियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल रिवोल्यूशन इसलिए कहते हैं जैसे वेबर जो चीज डिस्कस कर रहा है तुम्हारा कौन सा ऐसे बोलो ना उसका एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ एक्चुअली जो वो डिस्कस कर रहा है। हां इकोनॉमिक और रिलीजन से जुड़ा था। हां तो एक्चुअली वहां पे जो वो बात कर रहा है वो एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो उस दौर की बात कर रहा है जिसमें कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी वास्ट कैपिटल का।
पूंजीवाद की आत्मा जब कैपिटल फॉर्म हुई तब ना कैपिटलिज्म उसके साथ जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। तो वो कैपिटल फॉर्म कहाँ से हो गई, वो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन से था। उसके आगे हम अभी जो वेबर की बात नहीं करते, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन जो हुआ उसने ताकत दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो ऐसा भी मत सोचो कि चीजें फिर वही टुकड़े टुकड़े में मत सोचो कि ये एक कोई चीज की कट्टर से दूसरी चीज गिरी आके नहीं, ऐसे इवॉल्व होता चला जा रहा है लहर की तरह। तो वो वहां से शुरू हो रहा है। अब उसको भी अगर उसके प्रेसिडेंट्स जो लोग हैं तो और पीछे गिरेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वहां से ठीक है कि रिफॉर्म मूवमेंट माने प्रोटेस्टेंटिज्म इवॉल्व होना कहाँ से शुरू होता है। जो प्रोटेस्टेंटिज्म है यही हमको घसीटते घसीटते सेकुलराइजेशन तक ले जाएगा। वही हमको जो हमारे थ्योरीज का नेचर है वो वहाँ से डिसाइड होना शुरू होता है। उससे फिर आगे बढ़ के आए तो इनको टेक्निकली हम रेनेसां कहते हैं। उसमें आपको वो मिलेगा सेकुलराइजेशन कहाँ से शुरू होता है। जब पढ़ोगे तो उसमें तो पाओगे नहीं सकते। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो फिनोमेना है इसकी शुरुआत होती है पेंटिंग से। हार्डकोर एकेडमिशियंस का काम नहीं है, पेंटर्स का काम। और पोस्ट मॉडर्निज्म के जो सबसे ओरिजिनल ट्रेसेस हमको मिलते हैं अमेरिका वगैरह में, वो शुरू होते हैं आर्किटेक्चर ऑफ फिल्म्स। वो भी हार्डकोर एकेडमिशियन ने जब उसको इंटरप्रिटेट करना आपने शुरू किया, या हिप्पी मूवमेंट से। जो हिप्पियों के आर्ट और म्यूजिक अलग थे, पॉप कल्चर भी कहते हैं, पॉप म्यूजिक भी कहते हैं। तो जो क्लासिकल म्यूजिक था यूरोप का जो कि अमेरिका भी पहुंचा उससे एकदम डिफरेंट है। इनके जो तौर तरीके थे तो जो इनके लाइफ को लेकर अप्रोच थी वही इनकी म्यूजिक को लेकर अप्रोच थी। और इस पूरे मूवमेंट की लीडरशिप बेसिकली म्यूजिशियंस और सिंगर्स के पास थी। तो टॉप 10-20 थे उनके पास थी इसकी लीडरशिप। उसको कोई पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीड नहीं कर रहा है। तो वहां पे सोचो तुम कि पेंटिंग और यहाँ पर आकर आर्किटेक्चर और म्यूजिक, वो भी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वो जब वहां से फिर आगे बढ़ता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे आते आते तुम्हारे सामने वो खाका क्लियर हो जाता है कि ये जो मतलब इसको हम नदी कह रहे हैं, जैसे नर्मदा के उद्गम पे जाओगे तो तुमको नर्मदा नहीं मिलेगी। इतनी छोटी छोटी धाराएं उठती है, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई। थोड़ी देर बाद लगने से आप तुमसे कोई पूछे नहीं ओरिजिनल पॉइंट तो बड़ा मतलब उसमें गड़बड़ है। वही चीज इन चीज़ों के साथ भी होती है जो थोड़े डेवलपमेंट होते हैं, चीज़ें कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व करती है। वहाँ से जब चलते हुए आओ तो तुमको सोशियोलॉजी का जो कॉम्ट कह रहा था, ये तो बड़ी विचित्र बात है। वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर है लेकिन उसकी थ्योरी कतई इम्पोर्टेंट नहीं। तो इम्पोर्टेंस क्या, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन हम वहाँ से मानते हैं। बाकी तुम उसकी थ्योरी को कहाँ अप्लाई करते नहीं करते। ऐसा कैसे हुआ, इरादे उसके क्या थे, बात क्या कह रहा था, जो बात कह रहा था वो क्यों कह रहा था। इस बात में मत सोचो कि कोई छोटा आदमी था, बड़ा विचार। और उसके बाद जो लोग आए उसमें कैसे ड्रास्टिकली उससे डिबेट करना शुरू हो। मोटा मेरा मन ये है कि कहीं दिमाग में क्लियर करो कि ये जो घटनाक्रम आ रहा था और सोशियोलॉजिकल थ्योरी की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हें क्लियर है। ये आगे कॉम्ट और उसके तुरंत बाद तक कैसे क्लासिकल सोशियोलॉजी के लिए जमीन तैयार हुई। और दूसरा ये अपने दिमाग में कहीं पे क्लियर करो कि ये जो सो कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म है, जो रीसेंट थ्योरीज करके तुम पढ़ते हो, उसकी जमीन कैसे तैयार हुई। जिसकी थ्योरेटिकल जमीन तैयार हो रही थी क्वांटम फिजिक्स के इवॉल्व होने से, नंबर 1। लेकिन उसके साथ जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सिचुएशंस थी दुनिया की, शायद 2 वर्ल्ड वार न हुए होते तो पोस्ट मॉडर्निज्म इतना न पनपता। क्यों, क्या हो गया ऐसा वर्ल्ड वार में? वर्ल्ड वार के बाद ही सिस्टम बिल्डिंग या क्लासिकल थ्योरी के ट्रेडिशंस क्यों खत्म होने शुरू? और अगर वर्ल्ड वार ना होता तो क्या वो प्रक्रिया खत्म होती? तो क्या पार्सल्स ऑब्सोल्यूट होता? तो ये जो वर्ल्ड वार के दौरान क्या हो रहा था, ये जो कॉलोनियल इम्पैक्ट था, वो तो तुम्हारी थ्योरी में भी आता। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज पढ़ती हो तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज कैसे पढ़ोगे अगर तुमको ये नहीं पता होगा कि कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस क्या था। हाँ, क्या हुआ, देर हो गई क्या?
है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। आप किताब में ऐसे पढ़ के और लिख तो सकते हो, ढेर सारे नंबर पा सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज हमको वास्तव में समझ में आ जाएंगी बिना ये जाने कि कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, यूरोप से कैसे लोग निकले, कैसे उन्होंने कॉलोनाइज किया, उस कॉलोनाइजेशन का असर क्या हुआ, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे, उसमें हम लोगों के दिमागों के असर क्या थे और क्या असर आज भी। तो सोशियोलॉजी में क्या होता है, आप सोशियोलॉजी की किताब पढ़ो या ना पढ़ो, आप विश्वास मानो आप उपन्यास पढ़ रहे होते हो तो शायद आपको सोशियोलॉजी की समझ ज़्यादा बढ़ रही होती, बनस्पत आप थ्योरी की किताब पढ़ रहे हो। मतलब ये नहीं कह रहे ईच एंड एवरी उपन्यास, लेकिन बहुत से, जैसे इस समय फैशन में भी है, तुमने उसका नाम सुना होगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की ट्रिलॉजी अगर पढ़ो तो तुम्हें कॉलोनाइजेशन शायद किसी दूसरी इतिहास की किताब की अपेक्षा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें कैरेक्टर फिक्शियस हो सकते हैं, लेकिन जिस फिनोमेना को बिग हिस्टोरियन वो लेके चल रहा है, मतलब उसमें उन्होंने ये उठाया है कि अफीम की खेती हिंदुस्तान में कैसे होती थी। अफीम की खेती कहाँ होती थी हिंदुस्तान में? पहले होती अब भी है, लेकिन बड़े लेवल। अफीम युद्ध पता है क्या हुए थे, कहाँ हुए? चाइना। क्यों? युद्ध की जरूरत है। जो चीन की उस समय की सरकार थी वो कह रही थी कि यहाँ अफीम नहीं बिकनी चाहिए, और कौन कह रहा था बिकनी चाहिए? नॉट ओनली ब्रिटिश, जो दूसरे भी यूरोपियन कंट्रीज थे, इंक्लूडिंग अमेरिका, उसमें फ्रेंच भी थे, उसमें डच भी थे, जो वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। सबसे ज्यादा चीजें स्टेट पे अंग्रेजों की लगी थी वाया ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉजिक क्या था? लॉजिक इनका ये था, बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका लॉजिक था कि ये डेमोक्रेटिक राइट है पब्लिक का कि वो ये तय करे कि हम अफीम का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो हंसो नहीं, ये लॉजिक आज भी काम करता है कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि नहीं कि शराब पीना या न पीना। अगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो अफीम वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेच रही थी, वो कहाँ से बेच रही थी? वो बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफीम की और नील की खेती इन्होंने जो इनके डोमिनेशन के इलाके थे उसमें कंपल्सरी करा दी। तुम गौर करो कि आज तक इस घटनाक्रम का कितना हो गया होगा, लगभग 100, 150, 200 साल से ऊपर हो रहा है। मैंने 1857 में कंपनी के हाथ से छीन के सरकार आई, सरकार के पास, यद्यप वो निलोह वाला प्रॉब्लम तो गांधी जी तक चलता रहा, लेकिन कमोबेश मान लो 100 साल, माने 100 साल एक आदमी चली। तो इतना लंबा समय बीत जाने के बाद जिन इलाकों में नील और अफीम की खेती कराई जा रही थी, तो गौर करो कि आज तक वो इलाके पिछड़े हुए आर्थिक रूप से। जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाओ, पूर्वी उत्तर प्रदेश जाओ, कानपुर बीच में, तो जो आप सभ्यता का असर देखोगे लोगों के पहनावे पे, उनकी खेती पे, उनके मकानों पे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप बिहार में घुसोगे, बंगाल की तरफ बढ़ते जाओ, और इधर आप पश्चिम की तरफ जाओ, महाराष्ट्र आओ, इधर जाओ, हमें उत्तर दिखाई देगा। मतलब हम इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, बिहार खेती का पैटर्न, लोगों के समृद्धि, सामान्य जो है वो जो उस समय के भाई हुआ क्या, उनकी जो अपनी ओरिजिनल खेती थी वो बंद करा दी। कंपनी का डोमिनेंस था, बंगाल का सूबा सबसे पहले कंपनी ने जीता था, और वहाँ पर उन्होंने कहा अफीम की खेती करो। उस अफीम को ले जाके कलकत्ता पोर्ट से और जाके हांगकांग, मकाओ, इधर उधर जाकर बेचते थे। वहाँ से चीन के अंदर वो घुसती थी, और जब चीन के जो शासक थे वो कहते थे कि भाई तुम अफीम मत बेचो यहाँ, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ की जनता का डेमोक्रेटिक राइट है, और इस डेमोक्रेटिक राइट की रक्षा करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर हमला, लॉजिक, और किया, और यहां से अफीम की सप्लाई होती रही। जो यहाँ उगा रहे थे उनकी दशा खराब थी, जो वहां पी रहे थे उनकी दशा खराब थी। यहाँ से उगती थी, सस्ती अफीम वहां जाती थी। जब तक अफीम की सप्लाई नहीं हुई थी, तब तक जो विदेश व्यापार का संतुलन कहलाता है, समझती हो ना, फॉरेन ट्रेड का बैलेंस क्या है, मतलब आप ज्यादा आयात कर रहे हो कि ज्यादा निर्यात कर रहे हो। तो हिंदुस्तान हो या चीन,
दोनों की स्थिति ये थी कि यूरोप हम लोगों से ज़्यादा सामान लेता था, कम सामान बेच पाता था, क्योंकि हमारी ज़रूरत की बहुत थोड़ी चीज़ें वो बना पाते थे और उनकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास थी। मतलब लगभग 50% जो फॉरेन ट्रेड था उसमें हिंदुस्तान का कब्जा था और उसके बाद चीन का कब्जा था और वो चीज़ें लौट कर अब इन्होंने क्या किया कि जब अफीम की खेती इन्होंने शुरू करी तो उस अफीम की खेती के सहारे जो था, जो ट्रेड डिफिसिट था वो रिवर्स करके और वहाँ का पैसा कॉलोनाइजेशन, वहाँ कॉलोनी यहाँ कॉलोनी और दोनों कॉलोनी का प्रॉफिट अर्जित होके अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको जानने का जैसे उदाहरण लेते हैं कि अगर तुम अमिताभ घोष की ट्रायोलॉजी पढ़ते हो तो तुम एक्चुअली शताब्दी पढ़ रहे होते हो, तब कहीं तुमको ये बातें समझ में आनी शुरू होती है कि आर्ट फॉर्म या कल्चर का फॉर्म या आर्किटेक्चर का कोई फॉर्म कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी सोशियोलॉजिस्ट के लिए। तब जाके जो तुम रिसर्च करते हो उसमें फ्रेश अप्रोच तुम्हारी आती है जो कि टिपिकल डेटा बिल्डिंग और एम्पिरिकल स्टडी से डिफरेंट होती है। और अगर तुमको इसमें पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो कभी ये भी पढ़ो कि एम्पिरिसिज्म क्या होता है। तो टॉपिक एम्पिरिकल स्टडी नहीं कहते, तो फिर ये शब्दों का खेल होता है। जब आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हो तो उसी को आप कहते हो एम्पिरिसिज्म, माने उसका जो प्रतिवादी स्वरूप है। तो भैया इसलिए बोल रहे हैं कि मेथोडोलॉजी में तुमको पढ़ाया जाता है कि स्टडी एम्पिरिकल होनी चाहिए। तो आप उसमें एक बार ये ही देखो, सामान्य सर्च करो, बहुत को बढ़िया नहीं करने की जरूरत है, उसको पढ़ो और जो कुछ लगता है यार जो भी पढ़ाने आता है उसे डिस्कस करो। एम्पिरिसिज्म और एक शब्द और देखो, साइंटिसिज्म क्या है। इसलिए कह रहे हैं कि हम तुमसे बारंबार यहाँ पे कहा है और कहा जाएगा कि तुम्हारी स्टडी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। नॉर्मल आर्टिकल्स निकाल कर उसमें जो साइंटिसिज्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिविज्म क्या होता है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, और जो 4 टॉपिक यूरोप के तुमको बताएं। कॉलोनाइजेशन उसमें इसलिए जोड़ा कि उसके बिना तुमको हिंदुस्तान की और जो कॉलोनीज की स्थिति थी वो क्लियर नहीं होगी। अब हमें बता दो अगली क्लास में क्या होगा। या ऐसे ही यहाँ हम लोग बात करते हैं। तो थिंकर्स डिस्कस करते हैं और सिलेबस में दिए गए जैसे रंजीत गुहा है, उनके बारे में पहले इंडियन थिंकर्स जो इंडियन थिंकर जी हैं बोलो ना। हाँ, रंजीत गुहा और ये थोड़ी मतलब डिटेल में क्रिटिकल थिंकिंग से भी आप ऐसा करते हैं चलो थिंकर में डिस्कस करो हमारी बात, जो उनके अप्रोचेस हैं। हाँ भाई दोनों की बात पर रंजीत गुहा ने क्या लिखा ये समझना बहुत आसान है। तो उसमें देखोगे तो शायद तुम्हारे सिलेबस में भी वो अप्रोच वाइज कैटेगराइज किए। ये तो सामान्य सी बात है, उन्होंने ये किताब लिखी, ये किताब लिखी, इस गांव में अध्ययन किया, उस गांव में। अरे भाई हेमंत श्रीनिवास ने कहा पढ़ तो रहे हो बीए से, लेकिन हेमंत श्रीनिवास और भूरिया के अप्रोच में अंतर क्या है, हेमंत श्रीनिवास और देसाई के अप्रोच में अंतर क्या है। ये चीज अगर समझ में आ जाए तो 10 थिंकर उस अप्रोच के हो तो तुम उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हो, नहीं बेहतर है। तो कल यही देख लेते हैं कि बेसिक अप्रोचेस क्या थे। बाकी अगर फुर्सत मिले तो थोड़ा सा तो बताया है पढ़ना। चलो एक बात बताएं, पढ़ने सबसे अच्छा तरीका है अगर तुम शुरू करो। वाह, मैं नहीं पता होता ना तुम क्या करते हो, तो ऐसे अंदाजे से कहीं शुरू करते हो। अगर थोड़ा पढ़ जाओ फिर शुरू करो तो बेहतर है। टाइम हो गया कि नहीं, वो गाएंगे जल्दी बात अलग संकट है। अनामिका, अनामिका, अरे अनामिका उधर से आ रही हो ना।